हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एनके चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक आप लोग कवर कर चुके होंगे। हर एक टॉपिक के वीडियो हैं वो आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 अपना चल रहा है और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चुंबकत्व एवं गाउस का नियम अपन इस वीडियो में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में विभिन्न चुंबकीय जो राशियां होती हैं उनकी परिभाषाएं और उनका जो अंतः संबंध है उसके बारे में भी इस वीडियो में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चुंबकत्व क्या है। किसी भी चुंबक के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये जो गुणधर्म है इसे अपन चुंबकत्व कहते हैं। आप लोगों ने इससे पहले चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म का एक वीडियो आप लोगों ने पढ़ा है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप प्लीज़ उस टॉपिक को पढ़ें, अच्छे से क्लियर करें। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे जा करके भी आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अपने पढ़ा है कि किसी भी मैग्नेट के एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। यदि आपके पास कोई मैग्नेट है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, उस मैग्नेट को यदि आप बीच में से या कहीं से भी काटेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसके दोनों ध्रुव हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा, चुंबक अपन ने कैसे कैसे बनाई है। एक आपने पढ़ा है कि यदि आपके पास कोई एक धारावाही लूप है, छोटा सा वृत्ताकार, और यदि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो जो वृत्ताकार लूप है वो भी एक चुंबक की भांति कार्य करता है। और उस लूप के बारे में आपने पढ़ा है कि मान लीजिए कि ये जो लूप है और इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो अगर कुछ इस तरीके से हो रही है, मान लीजिए ये एस की आकृति बन रही है, यानी ये करंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। अपन इसको क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त भी कह सकते हैं। तो इस सामने से देखने पर ये जो ध्रुव है, यानी ये जो वृत्ताकार लूप के सामने की दिशा है, ये दक्षिणी ध्रुव की भांति, और पीछे की तरफ से यदि आप इसे देखेंगे तो ये उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी। यानी अगर अपन एक सबसे छोटा चुंबक बनाना चाहें तो उसके लिए अपन कोई भी एक धारावाही वृत्ताकार लूप ले सकते हैं। तो ये धारावाही वृत्ताकार लूप है। यदि इसके अंदर वामाव्रत दिशा में करंट बह रहा है तो ये सामने की तरफ से आप लोगों को उत्तरी ध्रुव नजर आएगा और पीछे से देखने पर दक्षिणी ध्रुव नजर आएगा। यानी सिंपल अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक के एकांक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। ये बात अपने को बहुत अच्छे से पढ़नी है। यानी चुंबक है वो एक द्विध्रुव के रूप में, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव के रूप में पाई जाती है। चाहे वो आप लोगों की छड़ चुंबक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई कृत्रिम चुंबक, चाहे धारावाही लूप हो, चाहे धारावाही कुंडली हो, परिनालिका हो, सारे के सारे जो चुंबक हैं वो द्विध्रुव के रूप में पाए जाते हैं। अब इससे पहले जब अपन ने पढ़ा था कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक मैग्नेट है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। आपने पढ़ा है कि उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकल करके दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगी कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी ये बल रेखाएं इस तरीके से जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम अपन ऐसे बनाते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, क्लियर है। अब अपन एक बात देखते हैं कि यदि इन बल रेखाओं के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि कोई भी दो बल रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है। यदि इसके अंदर यहाँ पर मैं कोई एक पृष्ठ रख दूं, कोई एक प्लेट रख दूं, तो उस प्लेट में से गुजरने वाले बल रेखाओं की जो संख्या है उसे अपन चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसके बारे में भी आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोगों को सिंपल याद रखना है। चुंबक के एकल ध्रुव का, अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, क्लियर है। एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, चुंबक है वो हमेशा द्विध्रुव के रूप में पाया जाता है, द्विध्रुव के रूप में पाया जाता है। इसमें दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होगा, पाया जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ N व S, ठीक है। इसके बाद में अपन यहाँ पे सबसे पहले
चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा पढ़ेंगे। किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा पढ़नी बहुत जरूरी है। चुंबकीय फ्लक्स आप लोग पहले चैप्टर में पहला जो आपने स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा है उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दिया जाए तो उस पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्याएं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक उसी तरीके से किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई पृष्ठ रख दिया जाए तो उससे गुजरने वाली बल रेखाएं हैं वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे ये मेरे पास कोई एक चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति दे रखी है। ये चुंबकीय बल रेखाएं आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही हैं और ये समान चुंबकीय क्षेत्र है। सारी की सारी बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और इनके बीच की दूरियां भी समान हैं। हर जगह जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैं बी वेक्टर से प्रदर्शित कर देता हूं। ठीक है। अब मान लीजिए कि इस बी वेक्टर के अंदर आपने कुछ इस तरीके से एक कोई बड़ा सा पृष्ठ रख दिया है और इस पृष्ठ का जो टोटल एरिया है वो अपने कैपिटल एस कह दिया और इसके क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा आपने दूसरे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ी है कि क्षेत्रफल है वो एक सदिश राशि है। किस तरीके से अपन क्षेत्रफल की दिशा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे जा करके क्षेत्रफल सदिश राशि कैसे है इस बात को भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो इस पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है वो इस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। यदि मैं इसके क्षेत्रफल की दिशा की बात करूं तो मान लीजिए कि इसके क्षेत्रफल की जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में है, इसे मैं एन कैप लिख देता हूं। तो इस पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाएं निकालने के लिए मुझे पहले यहाँ पे एक अल्पांश क्षेत्रफल लेना चाहिए, छोटा सा क्षेत्रफल लेना चाहिए ये वाला, और इस अल्पांश क्षेत्रफल को मैं कह देता हूँ ds वेक्टर। ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा को अपन ने कुछ इस तरीके से लिखा है कि किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दोनों सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम स्थितियां हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा याद करनी चाहिए। चलिए अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि इस चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो अपन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि चुंबकीय फ्लक्स एक भौतिक राशि है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास दो चुंबकीय क्षेत्र की स्थितियां हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति ये है और दूसरे चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति कुछ इस तरीके से है। आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। तो पहले वाला जो चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति है इसको मैं कह देता हूं B1 और इसको कह देता हूं B2। तो जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन हैं उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी और यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। यदि मान लीजिए मैंने दोनों में एक समान पृष्ठ रख दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल रख दिया है, दोनों में 1 मीटर स्क्वायर का, क्लियर है। क्षेत्रफल अपन ने दोनों में बराबर रखा है, केवल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन ने अलग अलग लिया है। तो इस स्थिति में इस पृष्ठ में से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं जिन्हें अपन चुंबकीय फ्लक्स कह रहे हैं उसकी संख्या चुंबकीय क्षेत्र के किस तरीके से डिपेंड करेगी। जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है वहां पे बल रेखाएं भी ज्यादा निकलेंगी। यानी अपने सामने एक निष्कर्ष आएगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। एक बात क्लियर होगी, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उतनी ही ज्यादा बल रेखाएं उस क्षेत्रफल में से निकलेंगी। दूसरी बार अपन क्या करते हैं कि मान लीजिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसको अपन ने फिक्स ले लिया, लेकिन इसमें एक क्षेत्रफल तो आपने ये लिया और दूसरा क्षेत्रफल आपने इससे कम ले लिया। अपन बात क्या कहते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स है वो उस पृष्ठ में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या ही है। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान कह दी लेकिन दोनों क्षेत्रफलों का मान अलग अलग है। यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसमें से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होगी। तो दूसरा जो फैक्टर है
फाई का, वो है फाई प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को ए से या फिर एस से लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, उससे बल रेखाएं भी ज़्यादा गुजरेगी। दो तथ्य हैं जो चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं, जिनके ऊपर चुंबकीय फ्लक्स डिपेंड करता है। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान दें कि ये मान लीजिए मेरे पास वो क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, इसके तल के लंबवत होगी, ये डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी निर्धारित कर लेता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो भी इसी दिशा में है, समान दिशा में है। तो इस स्थिति में इस पृष्ठ में से निकलने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है वो मैक्सिमम है। यदि मैं एरिया भी फिक्स कर दूं और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी फिक्स कर दूं, क्या और कोई ऐसा तीसरा फैक्टर है जो उन बल रेखाओं की संख्या को परिवर्तित करता है? देखते हैं। मान लीजिए कि यह आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये मेरे पास रेड पेन है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो ब्लैक पेन है वो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि मान लीजिए मैं पृष्ठ को कुछ इस तरीके से रख दूं, तो इस स्थिति में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा और इसके क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, और इस परिस्थिति में इस पृष्ठ में से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। यानी कि इस क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो भी प्रभावित करता है। और जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है उस समय चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। और यदि मैं इस क्षेत्रफल को घुमा करके दोनों की डायरेक्शन को एक दूसरे के बराबर या समांतर कर दूं, उस स्थिति में से इस पृष्ठ में से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या मैक्सिमम होगी। तो तीसरा जो फैक्टर है वो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर फाई है वो प्रोपोर्शनल टू है थीटा के। अब थीटा में भी कौन सा अनुपात? अभी आपने देखा है कि 0 डिग्री की स्थिति में अधिकतम वैल्यू आ रही है और 90 डिग्री की स्थिति में फ्लक्स का मान कम आ रहा है। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो फाई है वो कोस थीटा के समानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर के मेरा जो सारांश है, रिजल्ट है, वो ये कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की जो तीव्रता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b के समानुपाती, चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो क्षेत्रफल के समानुपाती, और चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो cos थीटा के समानुपाती होता है। और यदि इन तीनों को मैं कंबाइंड कर दूं तो मेरे पास फाई बराबर आ जाएगा, बराबर जो कांस्टेंट राशि आएगी उसे अपन k लिखेंगे और k की वैल्यू है वो 1 आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगाऊंगा। तो b के समानुपाती है, एरिया के समानुपाती है और cos थीटा के समानुपाती है। यदि आप इसको दूसरे फॉर्मेट में लिखें तो फाई जो है वो b वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर आएगा, यानी कि इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की जो तीव्रता है, क्षेत्रफल का जो वैल्यू है, उन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर आएगा। यानी रिजल्ट अपने पास ये आता है कि चुंबकीय फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है। अब आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और अपने नोट्स को लिख लें। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आई कि यहाँ पे मैंने जो क्षेत्रफल लिया है, जो ए लिया है, वो पूरा क्षेत्रफल है। यदि मैं छोटे से क्षेत्रफल ds की बात करूं तो इससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्याएं कम होंगी और उस चुंबकीय फ्लक्स को अपन d फाई से प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाती है d फाई बराबर b, और क्षेत्रफल को किससे लिखा अपन ने? ds से। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट लिखना होगा, और या फिर अगर आप इसको लिखना चाहें तो d फाई बराबर b ds, इसकी जगह क्या लिखेंगे अपन? ds, और क्या लिखेंगे? cos थीटा। और यदि आपको संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो इसका कर देंगे अपन समाकलन, और जैसे ही आप इसका समाकलन करेंगे तो d फाई की वैल्यू तो आ जाएगी फाई बराबर, यहाँ इंटीग्रेशन लग जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अपन यहाँ पे राउंड लगा देंगे और ये लिख दूंगा मैं वेक्टर फॉर्म में b वेक्टर डॉस ds वेक्टर,
और आप यहाँ पे बी डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय फ्लक्स का जो संकेत होता है उसे अपन फाई बी लिखते हैं। तो इसके लिए अपने को यहाँ पर भी इन सब के नीचे फाई के साथ संकेत है वो बी लिखना चाहिए, यानी ये चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। क्योंकि सिंपल फाई जो है वो अपन ने विद्युत फ्लक्स को लिखा था, तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए आपको इसके नीचे बी लिखना होगा। तो ये आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आ जाती है। किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जिसका मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, क्षेत्रफल के और कोस थीटा के समानुपाती होता है। तीनों को एक साथ करेंगे तो फाई बराबर बी ए कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा को हटाओगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे इनके कुछ रिजल्ट लिखते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास रिजल्ट आता है वो ये आता है कि सर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है इसका मात्रक। तो मात्रक क्या लगेगा चुंबकीय फ्लक्स का, तो यहाँ पे आपने देखा है कि बी और डी एस है कोस थीटा, तो मात्रकहीन राशि होती है। तो बी का मात्रक तो चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला हो गया और डी एस का है वो मीटर स्क्वायर हो गया। और इसे एक नाम और भी दिया गया है, वो है वेबर, जिसे अपन डब्ल्यू बी से लिखेंगे। क्लियर है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पर मात्रक हो जाता है। अब बात करते हैं अपन चुंबकीय फ्लक्स के विमा की। तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या हो जाएगी, ये अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है विमा। ठीक है। वैसे तो आप विमा को याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव हमेशा ये रहता है कि आप किसी भी विमा को याद ना करें, समझ करके लिखें। तो यहाँ पर मैं विमा को निकालने का प्रयास करता हूँ। देखें किस तरीके से अपना जो पुराना ज्ञान है, पुराने टॉपिक्स जो अपन लोगों ने पढ़े हैं, उन सब से कनेक्ट करके अपन चुंबकीय फ्लक्स की जो विमा है उसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विमा जो मात्रक है वो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर है। तो मैं लिखता हूँ कि टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। सर मीटर स्क्वायर की विमा तो अपन लिख देंगे L की पावर 2, लेकिन टेस्ला की विमा कैसे लिखें। तो टेस्ला की विमा अपन ने एक चुंबकीय बल का फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर क्यू वी बी, और बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र को आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो फोर्स हो गया न्यूटन बटा में कूलाम, और वेग का हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास मात्रक हो गया किसका, टेस्ला का। अब यहाँ से आप इस टेस्ला की विमा बना लीजिए। तो टेस्ला की विमा में न्यूटन की विमा तो अपन जानते हैं M1 L1 T-2। सेकंड की विमा ऊपर आ रही है तो T1 बटा में कूलाम। आवेश की विमा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है आपने, AT, और मीटर की विमा L1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये L1 से L1 गया, ये T से ये T गया। तो फाइनली आपके पास जो टेस्ला की विमा बची वो M1 L0 T-2 और A-1 रह जाती है। ये किसकी विमा रह गई, टेस्ला की विमा। ये टेस्ला की विमा यहाँ रख दीजिए और इसको मीटर स्क्वायर से यानी L2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाइनली आपके पास इसकी जो विमा आ जाएगी वो आ जाएगी M1 L0 और 2 क्या हो जाएगा L2 T-2 और A-1। तो ये आपके पास विमा आ जाती है, वेबर की कह दें या चुंबकीय फ्लक्स की कह दें। तो कुछ इस तरीके से जब आप विमाओं को याद करेंगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएंगी। चुंबकीय फ्लक्स को अपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब अपना जो इसका दूसरा टॉपिक होता है वो है चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। बिल्कुल परीक्षा में इसी नाम से पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस नियम। क्योंकि गाउस का नियम है वो विद्युत क्षेत्र के लिए भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा होगा कि गाउस का नियम किसके लिए लिखना है,
चुंबकीय क्षेत्र के लिए लिखना है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में से जो जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई मैग्नेट रखा है और ये मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव है तो यहाँ से बल रेखा बाहर निकलेगी, तो वो बल रेखा बाहर निकल करके इस बंद पृष्ठ के अंदर एंटर करेगी, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद में वो इस बंद पृष्ठ से चलती हुई कहीं ना कहीं से बाहर भी निकलेगी। तो कहने का मतलब बंद पृष्ठ के अंदर जितनी बल रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं को पॉजिटिव और बाहर निकलने वाली बल रेखाओं को नेगेटिव लिया जाता है। तो इस स्थिति में इस बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या 0 हो जाती है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जरूरी नहीं है कि आप मैग्नेट को, इस बंद पृष्ठ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, आपको इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई चुंबक रख देनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के अंदर आवेश रख करके कहा था, यदि मैं इसके अंदर धनावेश रखूं तो बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, ऋणावेश लिखूं तो बल रेखाएं अंदर जाएंगी। लेकिन यदि मैं इसके अंदर कोई मैग्नेट रख देता हूं छोटा, तो आप जैसा देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक मैग्नेट है और मैग्नेट के एक ध्रुव का तो अस्तित्व होता नहीं है, तो इसमें एक उत्तरी ध्रुव भी है और दक्षिणी ध्रुव भी है। वो मैग्नेट जब आप इस बंद पृष्ठ के अंदर रख देंगे तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव से 5 बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो दक्षिणी ध्रुव के कारण 5 बल रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगी, क्योंकि चुंबक है वो द्विध्रुव के रूप में पाया जाता है। तो इस परिस्थिति में भी जितनी बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ से बाहर निकलेंगी उतनी ही बल रेखाएं बंद पृष्ठ में प्रवेश करेंगी। तो परिणामतः अपन कह सकते हैं कि कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इस पृष्ठ के लिए अब भी 0 है। तो सवाल ये उठता है कि बंद पृष्ठ को आप चाहे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें या फिर बंद पृष्ठ के अंदर मैग्नेट रख दें, हर परिस्थिति में उस बंद पृष्ठ में से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या 0 रहेगी और यही गाउस का नियम है। तो डायरेक्ट मैं गाउस के नियम का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, पास होने वाली, गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, परिणामी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कह दें, बेहतर रहेगा। कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कह दें, परिणामी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो हमेशा 0 रहता है। क्लियर है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कह दें या चुंबकीय फ्लक्स का मान कह दें, क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स को अपन ने φB से लिखा है और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा था आपने, B वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है। आपको याद होगा कि विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम अपन ने लिखा था कि विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में रखे कुल आवेश सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होने के कारण सभी बल रेखाओं की संख्याओं का जो परिणामी मान है, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है, वो 0 रहेगा। अब एक साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, कैसा विशेष और इंटरेस्टिंग प्रश्न है, वो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
क्या प्रश्न है कि यदि मान लीजिए ऐसा होता, यदि चुंबक के एकल ध्रुव, अकेले ध्रुव, एकल ध्रुव का स्थित्व होता, मान लीजिए कि चुंबक के एक ध्रुव का अस्तित्व होता, तो गाउस का जो नियम है, किसके लिए? चुंबक के क्षेत्र के लिए। गाउस नियम क्या रूप बना लेता, कैसा बन जाता, क्या रूप बना लेता, यानी जो गाउस का नियम अभी आपने लिखा है वो कैसा हो जाता? तो आपने अभी लिखा है कि सर फाई बी है, जिसे अपन चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, तो ये वैल्यू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर होती है। और ये कहता है कि बंद पृष्ठ में से गुजरने वाली बलरेखाओं की संख्या, यदि चुंबक के एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक साथ हैं, तो बलरेखाओं की संख्या 0 है। और यदि एक ध्रुव का अस्तित्व होता तो जरूर उसमें से कुछ बलरेखाएं अंदर प्रवेश करती या कुछ बलरेखाएं बाहर निकलती। उस परिस्थिति में इसका मान 0 के बराबर नहीं होता। तो डी फाई या समाकलन यदि अपन ने कर दिया तो फाई बी है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, उसका मान 0 के बराबर नहीं होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत छोटा सा टॉपिक आता है कि पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार कैसा है। तो अपन इसके ठीक अगले वीडियो में चुंबकीय पदार्थों की अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे, और उस कैटेगरी में आपको ये जो आगे वाला टॉपिक है आपकी बुक में पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, वो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे अगले वाले वीडियो में अपन जब चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब उसको यहाँ पर पढ़ने की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। ठीक है, चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि चुंबकत्व में काम आने वाली चुंबकीय राशियां कौन कौन सी हैं, चुंबकीय राशियां कौन कौन सी हैं, और उन चुंबकीय राशियों में संबंध क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है अपना। तो मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्किप कर लेता हूं, और अब अपन पढ़ते हैं विभिन्न चुंबकीय राशियां। ठीक है, हेडिंग लिखता हूं मैं, महत्वपूर्ण चुंबकीय राशियां। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो राशि दी गई है अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। लगभग सबके नाम आप लोगों को मिलते जुलते नजर आएंगे। तो जो एक नंबर पे दे रखा है उसे अपन कहेंगे चुंबकन तीव्रता। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इनके नाम को समझना है, सुनना है। चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी किसी पदार्थ के चुंबकित होना, उसकी तीव्रता कितनी है। तो यहाँ पे अपन चुंबकन की तीव्रता की परिभाषा को समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपनी लोहे की आलपिन होती है उसके अंदर प्रारंभ में चुंबकीय गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उस लोहे की आलपिन को लंबे समय तक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो चुंबक की भांति, हल्के चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यानी कि उस लोहे की आलपिन के अंदर जो परमाण्विक चुंबक बने हुए होते हैं वो उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो करके एक परिणामी चुंबक बनाते हैं। और यदि कोई चुंबक बनेगा तो निश्चित रूप से उसका चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। चुंबकीय आघूर्ण आप इसी चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए हैं। यानी चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की जो प्रभावी लंबाई है उनका गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। कैपिटल एम से प्रदर्शित किया था। यानी आपको यह समझना है कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उसके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे, यानी परमाण्विक चुंबक बन जाएंगे, जिससे
उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, कैपिटल एम से उसको लिख देंगे। और जिस पदार्थ को आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उस पदार्थ का आयतन कितना है, कितना बड़ा पदार्थ है, उसके आयतन को अपन लिख लेते हैं। तो यहां पे चुंबकन तीव्रता की जो परिभाषा बनेगी वो ये होगी कि उत्पन्न होने वाला चुंबकीय आघूर्ण और उस पदार्थ के आयतन का अनुपात चुंबकन तीव्रता कहलाती है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन को लिख लेता हूं, फिर और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर अपन ने परिभाषा में लिखा है कि किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होगा, उस बात को अपने को थोड़ा सा समझना है। परिभाषा में मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके जो परमाणविक चुंबक हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा, उसके एकांक आयतन में, उससे क्या होगा, उसके आयतन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। लेकिन यदि आपको उसका आयतन एकांक बनाना है तो जिस शब्द के पहले, जिस भौतिक राशि के पहले आयतन लगता है उस भौतिक राशि का हमेशा भाग लगा दिया जाता है। तो एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम, और किसमें, एकांक आयतन में, तो आयतन का अपन भाग लगा देंगे किसमें, चुंबकीय आघूर्ण में। तो एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है उसको चुंबकन तीव्रता कहते हैं। और चुंबकन तीव्रता को अपन कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण को अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और बटा में इसके आयतन को वी से लिख देंगे। तो आई बराबर एम अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है। अब आप जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होगी वो ही चुंबकन तीव्रता की दिशा होगी। तो कहने का मतलब चुंबकन तीव्रता जो बनेगी वो कैसी राशि बनेगी, सदिश राशि होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कैसी राशि है, सदिश राशि। एक बात। दूसरी बात करेंगे अपन इसके मात्रक की। अच्छा, सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा क्या होगी, जो दिशा चुंबकीय आघूर्ण की है। और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, दिशा, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, एस से एन की तरफ होती है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा पहले इसको। आगे बात करें अपन इसके मात्रक की। चलिए करिए मात्रक की। मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है सर एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बटा में आयतन का मात्रक यानी मीटर क्यूब। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, एम्पियर अपॉन मीटर बचेगा। ये इसका मात्रक हो जाएगा। बात कर लें अपन लगे हाथ इसके विमा की। तो विमा में यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, m0, लंबाई है वो बटा में है तो l की पावर -1, टाइम यहाँ नहीं है 0, लेकिन करंट है यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो m0 l-1 t0 a1 इसकी विमा हो जाएगी। तो चुंबकन तीव्रता जो दे रखा है उसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चुंबकन तीव्रता। अगला टॉपिक है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी से लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी चुंबक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसे अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है आपने चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र तो बहुत सारा है, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी लोहे पदार्थ को रखने पर वो लोहे पदार्थ चुंबकित होगा। तो उस लोहे पदार्थ को चुंबकित करने वाला फील्ड कितना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का ही कुछ हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि ये जो कॉपी है और इस कॉपी में ऊपर मैंने बल्ब जला रखा है, उस बल्ब से निकलने वाली टोटल रोशनी कितनी है, वो आपके उस चुंबक से निकलने वाला टोटल चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। और उस रोशनी का कुछ हिस्सा इस कागज के ऊपर आ रहा है जो इस कागज को प्रकाशित कर रहा है।
यानी कि उस चुंबकीय क्षेत्र बी में आपने लोहे का टुकड़ा रख दिया तो उस लोहे के टुकड़े के संपर्क में कितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र बी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ही उस पदार्थ को चुंबकित करने के काम आता है, बाकी का हिस्सा है वो बाहर रह जाता है। तो है तो चुंबकीय क्षेत्र ही, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा है वो ही उस पदार्थ को चुंबकित करने के काम आ रहा। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए फैन चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो उससे बहुत सारी हवा है वो आ रही है, लेकिन आपके शरीर को कितनी हवा लग रही है? तो बाहर निकलने वाली टोटल हवा है वो तो चुंबकीय क्षेत्र बी है, और उसका कुछ हिस्सा जो आपको ठंडा कर रहा है, आपके शरीर को ठंडक प्रदान कर रहा है, उसे अपन चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? फील होना चाहिए टॉपिक। चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में फर्क क्या है, अंतर क्या है? तो चुंबकन क्षेत्र की मैं यहाँ पे परिभाषा पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ अपन ने लिखा है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए, या ये लिख सकते हैं चुंबकन के लिए, चुंबकन मतलब चुंबकित होना, चुंबकित होने के लिए रखा जाता है। बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें से उसके कुछ चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को चुंबकित होने के लिए रखा जाता है, तो वो उसका जो थोड़ा सा हिस्सा जो उस पदार्थ के संपर्क में आ रहा है उसे अपन चुंबकन क्षेत्र, जिसे अपन H से प्रदर्शित करते हैं। और इस H की जो वैल्यू है वो निर्वात के लिए कितनी हो जाती है? निर्वात की स्थिति के लिए, तो निर्वात के लिए यदि मैं H की बात करूं तो H का जो मान है वो उस पूरे चुंबकीय क्षेत्र में निर्वात की चुंबकशीलता का भाग लगाने पर आएगी। और आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो जो चुंबकन क्षेत्र है वो भी सदिश राशि होगा और उसी डायरेक्शन में होगा। तो चुंबकन क्षेत्र की यदि अपन प्रॉपर्टीज की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो जो चुंबकन क्षेत्र है वो सबसे पहले तो क्लियर हो गया कैसी राशि है? सदिश राशि है। फिर अपन बात करते हैं इसके मात्रक की, इसके मात्रक की। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मात्रक टेस्ला होता है उसमें आपको म्यू नॉट का भाग लगाना है, यानी टेस्ला में म्यू नॉट का भाग लगाने पर आपको H मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए कैसे? आप लोगों ने फॉर्मूला लिखा था क्या? आपने बायो शावर्ट नियम में फॉर्मूला पढ़ा था। मैं पहले आपको रफ में एक्सप्लेन करके सॉल्व करके बता देता हूँ, उसके बाद में अपन लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे। रफ में पढ़ते हैं पहले इसको, कि आपने बायो शावर्ट नियम पढ़ा। बायो शावर्ट नियम में क्या पढ़ा सर? dB का जो मान होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। और यदि इस म्यू नोट को मैं यहाँ से लेके जाऊँ दूसरी तरफ, तो यहाँ पे ये गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये म्यू नोट बटा में हो जाएगा। तो क्या मुझे B अपॉन म्यू नोट मिल गया? dB यानी चुंबकीय क्षेत्र बटा में म्यू नोट मिल गया, यही तो चाहिए। अब इसका मात्रक पढ़ लीजिए। तो 4 पाई तो एक मात्रकहीन राशि है, साइन थीटा भी मात्रकहीन राशि है, तो आई की विमा एम्पियर, dl का मात्रक मीटर और बटा में मीटर स्क्वायर, तो कैलकुलेट करेंगे तो एम्पियर अपॉन मीटर रह जाएगा। तो इस तरीके से जो चुंबकन क्षेत्र का मात्रक है वो एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो आप लोगों को समझ करके इनको याद करना है। मात्रक जो होगा वो एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। और अभी आप लोगों ने चुंबकन तीव्रता का मात्रक भी पढ़ा है, तो चुंबकन तीव्रता का मात्रक भी यही होता है। और जब मात्रक समान है तो निश्चित रूप से विमाएँ भी समान होंगी, और विमा इसकी बन जाती है m0 L-1 T0 A1, जो अभी आप लोगों ने चुंबकन तीव्रता की परिभाषा मात्रक पढ़ा था। तो चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र दोनों का एक ही मात्रक और एक ही विमा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना दूसरी भौतिक राशि जो चुंबकन क्षेत्र है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की। अब अपना अगला जो टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब आप कुछ ऐसे समझिए कि यदि आपके पास कोई दो रस्सियाँ हैं और दो रस्सियों के ऊपर जब आप
बराबर बल लगा करके उनको घुमाते हैं तो उसमें से एक रस्सी है वो ज़्यादा घूम जाती है और जो नरम रस्सी है वो ज़्यादा घूमेगी और जो कठोर रस्सी है वो थोड़ी कम घूमेगी। यानी कि जब किसी पदार्थ को आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में और उसका कुछ हिस्सा चुंबकन क्षेत्र में रखेंगे तो वह चुंबकित हो जाएगा। और किसी पदार्थ के चुंबकित होने का जो गुण है वो इस बात पर निर्भर करता है कि बाह्य चुंबकन क्षेत्र कितना लगाया गया है। जितना ज़्यादा चुंबकन क्षेत्र लगाया जाएगा तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकन तीव्रता है, आई है, उसका मान चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा बाहर से आप चुंबकन क्षेत्र लगाएंगे उसकी जो चुंबकन तीव्रता है वो उसके समानुपाती होगी। और यहाँ पे जब अपन समानुपाती का निशान हटाएंगे तो उस समय जो कांस्टेंट राशि लगेगी उसे अपन चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इसकी परिभाषा में लिखा है कि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर, चुंबकन क्षेत्र मतलब समझ में आ गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो उस पदार्थ को चुंबकित करेगा। किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र H में रखने पर क्या होगा, वह चुंबकित हो जाता है। वो जो पदार्थ है वह चुंबकित हो जाता है। और पदार्थ की चुंबकन तीव्रता, ये जो पदार्थ चुंबकित हुआ है उसकी तीव्रता कितनी है, कितना ज़्यादा चुंबकित हुआ है या फिर कितना कम चुंबकित हुआ है। पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I का जो मान है वो चुंबकन क्षेत्र H के समानुपाती होता है। और जैसे ही अपन इस चुंबकन तीव्रता को चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती लिखेंगे और उसके बाद जब अपन समानुपाती का निशान यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे अपने पास एक स्थिरांक लगेगा और उस स्थिरांक को अपन कुछ इस तरीके से x के आकार में लिखेंगे, लेकिन इसे पढ़ा जाता है काई और ये अपने पास h आ गया। जहाँ अब अपन इसके संकेत की बात करेंगे, जहाँ काई जो है इसका नाम लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है, काई है, ठीक है। ये जो काई है, जहाँ काई, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, इसे चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, जहाँ काई चुंबकीय प्रवृत्ति है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस काई का मात्रक क्या होगा। तो चलिए मात्रक की बात कीजिए। तो काई के बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा, काई बराबर हो गया I अपॉन H। तो I का मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर, H का मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर, दोनों के दोनों मात्रक कैंसिल आउट हो गए तो इसे अपन कहेंगे मात्रक हीन। क्लियर है, काई है या चुंबकीय प्रवृत्ति है वो एक मात्रक हीन राशि है। तो इस तरीके से अपने पास चुंबकीय प्रवृत्ति का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपना अगला जो टॉपिक है 4 नंबर पे अपन जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा में अपन चलें तो पारगम्यता का मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाओं के पार करने की क्षमता। यदि आपके पास अनेक चुंबकीय पदार्थ हैं और उनको यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो चुंबकीय क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो उस चुंबकीय पदार्थ को कितनी पार कर पाएंगी। तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो क्षमता है उसे अपन चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। या फिर इसे अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात, निर्वात में जितनी चुंबकीय बल रेखाएं पार कर सकती हैं उसके कितने गुना किसी दूसरे पदार्थ में से पार हो सकती हैं। तो यहाँ पे अपन चुंबकीय पारगम्यता की पहले दोनों तरह की परिभाषाएं लिख लेते हैं और उसके बाद में अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को अपन ऊपर स्किप कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपने को चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा लिखनी है। तो चुंबकीय पारगम्यता की परिभाषा में अपन ने लिखा है कि किसी पदार्थ में से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता, कितनी चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ में से गुजर सकती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता उस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। या फिर इसे दूसरे शब्दों में अपन लिख सकते हैं कि किसी माध्यम की चुंबकशीलता का मान
एवं निर्वात की चुंबकशीलता का मान, इन दोनों का अनुपात ले लिया जाए, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात ले लिया जाए, तो वो अनुपात है उसे उस माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता कह सकते हैं, या फिर इसे एक दूसरा नाम दिया गया है अपेक्षिक पारगम्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो अपेक्षिक पारगम्यता का मतलब है संबंध किसके साथ, निर्वात की चुंबकशीलता के साथ। तो इसका जो अनुपात होगा वो माध्यम की चुंबकशीलता को अपन म्यू से लिखेंगे और निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से लिखेंगे। आप जानते हैं कि माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलताओं का मात्रक एक ही है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो अपने पास राशि है चुंबकीय पारगम्यता, ये मात्रक हीन राशि है। क्लियर है? तो आपके पास दो भौतिक राशियां ऐसी आई हैं जो मात्रकहीन है, एक चुंबकीय प्रवृत्ति और एक चुंबकीय पारगम्यता। ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में इन चारों डेफिनेशन में से कोई एक परिभाषा है वो पूछी जा सकती है, या फिर इनके जो फॉर्मूले अभी अपन ने पढ़े हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट कोई जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद में इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो रह जाता है इन चारों भौतिक राशियों के बीच में संबंध क्या है। क्लियर है? तो अभी अपने पास इस वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसलिए अगले वीडियो के अंदर अपन इन चारों भौतिक राशियों के बीच में जो अंतः संबंध होगा उसको क्लियर करेंगे, और उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे संख्यात्मक उदाहरण हैं वो अपने पास इन चारों भौतिक राशियों के ऊपर दे रखे हैं, वो भी अपन अगले वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा मेथड, हमारी टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आशा करते हैं कि पूरा सिलेबस है वो अपना बोर्ड परीक्षा से पहले कंप्लीट हो जाए, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।